नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जिस प्रकार की आरबीएससी द्वारा फाइनल आंसर की जारी करने के बाद आपका जो स्कोर है वो ऊपर या नीचे ज़रूर हो रहा होगा। किसी के प्लस में 2 होंगे, किसी के -2 या 3 नंबर ऊपर नीचे हमें देखने को ज़रूर मिले होंगे। तो दोस्तों, और इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं, आंसर की में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो विवादात्मक हैं, जिस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हमें कई ऐसे सोर्सों की आवश्यकता है जो बिल्कुल एक ऑथेंटिक रूप से प्रमाणित होना आवश्यक है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम केवल उस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न हैं जिन पर आप अपनी जो आपत्ति है वो लगा सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार आप लगा सकते हो और कब तक आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कौन सी बुक को आधार मान सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात जान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्शन है वो लगाने की अंतिम तिथि कब तक है। तो साथियों, आपको पता है अच्छे तरीके से कि जो 26 अक्टूबर है, रात्रि 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल आप एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ही लगाना होगा, बल्कि आप सोचते हो कि जो गाइड हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मार्केट में गाइडें मिलती हैं उनसे लगा दूं, तो ऐसा नहीं है। उनसे आप मत लगाना। अगर आप उनसे ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपका ऑब्जेक्शन लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके जो 300 रुपये हैं वो वैसे ही चले जाएंगे, कोई मतलब के नहीं रहेंगे। तो आपको ऑब्जेक्शन है ना, वो ये गाइड्स मार्केट्स में मिलती हैं, उनसे नहीं लगाना है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप उनसे लगाओगे तो बोर्ड उन पर बिल्कुल ही विश्लेषित रूप से कोई चर्चा नहीं करेगा। आपके 300 रुपये यूँ ही चले जाएंगे, कोई मतलब के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात यूँ करते हैं कि कौन सी बुक्स हैं उनको आधार माने जिसके माध्यम से हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम में आरबीएससी बुक्स को आधार माना है, तो हम केवल उन्हीं बुक्सों को आधार माने जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलती हैं। अर्थात एनसीईआरटी की बुक्स को भी हम इसमें आधार मान सकते हैं, आरबीएससी बोर्ड की बुक्सों को भी हम इसमें आधार मान सकते हैं। और आपके जो कॉलेज है और आपके जो स्नातक वगैरह जो भी है उस पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी पाठ्यक्रम में चलने वाली पुस्तकें, बुक्स हैं, उनको भी आप आधार मान करके अपना जो ऑब्जेक्शन है वो आप लगा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप किसी जो अच्छे राइटर हैं जो फेमस हो चुके हैं, जिनकी जो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके गाइडों को आधार मान करके, जैसे कि आप हिंदी अकादमी ग्रंथ को लेकर के आधार मान करके उसमें लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। तो ये कई ऐसे सोर्स जो ऑथेंटिक रूप से माने जाते हैं, प्रूफ्स के साथ इनको आप ऑब्जेक्शन में लगा सकते हैं। तो साथियों, ये आपको पता है कि जो फाइनल आंसर की आने के बाद आपका जो स्कोर है वो ऊपर नीचे हुआ है, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको डाउट है कि कौन से प्रश्न हैं उसमें जो आपके नंबर है वो बोनस भी मिलने वाला है, और कौन सा प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकता है। तो ये सभी हैं, उसमें आप एक ऑथेंटिक रूप से प्रमाण देखिए, उसके बाद आप आंसर वो आप जो भी ऑब्जेक्शन है वो लगाएंगे, तो आपका जो बेटर है ऑब्जेक्शन लगाने का जो मतलब है वो सार्थक हो सकेगा। साथियों, वैसे भी गवर्नमेंट ने इस बार अपने पैसे कमाने का सोर्स इसे जरिया मान लिया है, क्योंकि 300 रुपये कोई कम नहीं होते। 300 रुपये ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन पर 300 रुपये। अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चनों पर लगाएगा, तो 3 प्रश्नों पर भी अगर वो ऑब्जेक्शन लगाता है तो 300 रुपये तो उसके यूं ही चले जाते हैं। लेकिन साथियों,
आपको अगर ऑब्जेक्शन लगाना है किसी भी प्रश्न पर तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका अगर उस ऑब्जेक्शन से अगर आपको अच्छा सा प्रमाण मिल जाता है तो उससे अगर आपका एक प्रश्न भी सही होता है तो आप समझ सकते हो कि एक प्रश्न आपको कहाँ ले जा सकता है। तो आप अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप लगा सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जैसे ही कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो मुझे कुछ एक क्वेश्चन हैं उसके जो प्रमाण है मिले हैं, तो उनको आज मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो साथियों, वीडियो को अगर शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथियों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने आज एक प्रश्न देखा था कि ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में क्या है कि जो खाद्य श्रृंखला है में जो चूहा है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस प्रश्न में विवाद है, क्योंकि इस प्रश्न के दो उत्तर देखने को मिलते हैं। बोर्ड ने इस प्रश्न का आंसर है वो प्राथमिक उपभोक्ता माना है। किसको? चूहा को प्राथमिक उपभोक्ता माना है। जबकि इसका ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से देखा जाए, जब आप RBSC क्लास की 7th की जो बुक में पेज नंबर 4 पर देखोगे तो वहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है। उस डायग्राम के अंतर्गत जो चूहा है उसको द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में माना है। तो आप उस बुक्स को आधार मान करके यहाँ पर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 के नंबर में बढ़ोतरी आवश्यक रूप से होने वाली है जब आप इस बुक्स को आधार मान करके लगाओगे। साथियों, ऑब्जेक्शन जब आप लगाओगे ना तो उसमें आपकी रोल नंबर जरूरी भरना है। रोल नंबर के साथ साथ आपकी कौन सी सीट है उस सीट का नाम भी भरना है। जैसे मान लीजिए किसी की L सीट है, किसी की J है, तो उसके साथ साथ आपका जो कवर पेज है जिस बुक्स को सोर्स मान रहे, जिस बुक्स को आप प्रमाणित रूप में मान रहे, उसका कवर पेज के साथ साथ उसका जो फोटो है वो भी आपको अपलोड करना है और आप उसमें 300 रुपये पे करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो साथ ही देखिए, इसका जो सोर्स है जो कि 7th क्लास की बुक है RBSC की, इसमें जो चूहा है इसको द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में माना है। जबकि बोर्ड की जो आंसर की है उसमें उसको प्राथमिक उपभोक्ता माना है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, आपकी जो 11th क्लास की बुक है उसमें चूहे को प्राथमिक उपभोक्ता माना है, तो इसको लेकर शायद बोर्ड ने प्राथमिक उपभोक्ता माना हो। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये प्रमाण है, आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर बोनस में मिल सकता है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न अगर यहाँ पर ये भी आता है कि जो CC ही है, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है पिछले एग्जाम में, और पिछली बार बोर्ड ने इसका अलग उत्तर माना था और इस बार वही बोर्ड ने इसका अलग उत्तर माना है। तो पता नहीं क्या खेल खेल रही है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि CC में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। अब देखिए साथियों, जो CC है इसमें जो व्यापकता का आशय पूछा है, किसका? व्यापकता का। तो अगर हम बात करें पिछली रीट के आधार पर, तो इसमें पिछली रीट में प्रश्नों की व्यापकता को माना था, लेकिन इस बार जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसमें दायरे की व्यापकता को इसमें राइट आंसर माना है। लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो पिछले एग्ज़ाम की जो प्रश्न पत्र है उसमें से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसकी आंसर की निकालिएगा और उसके आधार पर इसमें ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। बिल्कुल 100% आपको यहाँ पर ये दोनों या तो इसमें संशोधित किया जाएगा या फिर इसमें एक बोनस है वो दिया जाएगा। और साथियों, हमारे कई साथी हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं कि सर बोनस का जो अंक है वो केवल ऑब्जेक्शन लगाने वाले को ही मिलता है या सभी को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्शन का जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हो और वो जिसका सही निकल जाता है तो वो बोनस के रूप में सभी को उसका जो फ़ायदा है वो मिलता है। तो दोस्तों, इसमें पिछले एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्नों की व्यापकता को माना, लेकिन वर्तमान में 2021 में जो जारी आंसर की में दायरे की व्यापकता को माना है। तो जिसका अगर ये प्रश्न गलत हो रहा है वो ऑब्जेक्शन लगाने का हकदार है, वो पुराने एग्जाम को और आंसर की को ध्यान में रखते हुए इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकता है। दोस्तों, अगला एक प्रश्न है। अब जैसे ये प्रश्न आता है
ये हिंदी में पूछा गया प्रश्न है और इसमें पूछा गया कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? दोस्तों शायद यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सुन लीजिएगा कि जो डॉक्टर चंद्रा है वो अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त जो साहस शब्द है किस शब्द का पूछ रहा है? साहस शब्द की जो व्याकरणिक कोटि है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए व्याकरणिक कोटि से, तो जो साहस शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? साहस शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन आप देखेंगे आरबीएससी बोर्ड की बुक है, कक्षा 8 की बुक्स में बिल्कुल ये लाइन लिखी हुई है कि जो साहस शब्द को एक गुणवाचक विशेषण के रूप में माना है। किसके रूप में माना है? गुणवाचक विशेषण के रूप में माना है। और बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो गुणवाचक विशेषण में ही माना है, उस बुक के अनुसार माना है। तो साथियों अगर आप यहाँ पर सोच सकते हो, अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि जिस भी स्टूडेंट्स ने भाववाचक संज्ञा को लगाया है तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में हमारे जो शिक्षक हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं, उन्होंने साहस शब्द को भाववाचक संज्ञा दर्शाया है। अब दोस्तों बात यहाँ आती है कि इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो कहाँ से लाएं। तो आप जो हिंदी अकादमिक ग्रंथ की जो पुस्तक चलती है उसमें आप इसका जो सोर्स है वो देख सकते हो। अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो उस बुक्स में आप ज़रूर देखिएगा। अगर वहाँ साहस शब्द भाववाचक मिलता है तो उस बुक से आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। साथियों ये प्रश्न था, इसमें थोड़ा कुछ डाउट था इसलिए इसको हाँ शामिल किया था। अब ये प्रश्न आता है कि एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वो कहलाता है। साथियों ये प्रश्न भी काफ़ी विवादात्मक है और इसमें भी दो उत्तर है वो पहले देखने को मिले थे, लेकिन बोर्ड ने इसमें जो उत्तर है वो निदानात्मक परीक्षण को माना है। किसको माना है? निदानात्मक परीक्षण को माना है। और बिल्कुल सही निदानात्मक परीक्षण होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि कमियों को व्यक्त करना, और कमी किसके अंतर्गत देखी जाती है? निदानात्मक के अंतर्गत देखी जाती है। लेकिन कई साथी ये भी बताते हैं कि उपलब्धि परीक्षण ही होगा इसमें। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उस उपलब्धि परीक्षण करने वालों को कि आपने उपलब्धि परीक्षण तो किया है, लेकिन आपने किस आधार पर किया है और कौन से प्रमाण के आधार पर। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसका प्रमाण है तो इसके प्रमाण को, और वो प्रमाण ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके आधार पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। बल्कि बोर्ड ने इसका जो उत्तर है वो निदानात्मक परीक्षण ही माना है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आज जो इनको मैंने रिसर्च किया उसमें ये मिले थे। और साथियों इसी प्रकार मेरा रिसर्च जारी है, आप भी अपना रिसर्च कीजिए, क्योंकि 26 तारीख नज़दीकी है और 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मुझे जितना प्रमाण मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप भी अपने जो प्रमाण हैं उन्हें खोजिए, आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत होइए। जिस भी प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो आप लगा दीजिएगा। और इसी प्रकार मैं जैसे ही मुझे किसी भी बुक्स के माध्यम से जो एनसीईआरटी की या आरबीएससी की या कोई भी जो प्रसिद्ध लेखकों की या जो यूनिवर्सिटी में जो पाठ्यक्रम में चलती है उनके माध्यम से अगर मुझे किसी का प्रमाण मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो साथियों इसी प्रकार अगर आपको अपडेट प्राप्त करनी है, इसी प्रकार हमारे द्वारा आपको जो प्रमाण है वो दे दिए जाएंगे जैसे ही मिलते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।